वेल 1935 के अधिनियम के बाद में भारत के संवैधानिक विकास का अगला महत्वपूर्ण कदम संविधान सभा था। संविधान सभा की क्रोनोलॉजी को हम देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रमुख तौर से मांग की गई संविधान सभा की वह 1934 में स्वराज दल द्वारा की गई। इन्होंने कहा कि भारतीयों को यह अधिकार है कि हमें हमारा संविधान हम खुद बनाएं। 1934 के बाद में पहली बार सभी राजनीतिक हलकों में यह मैसेज गया कि हमें बड़े सुदृढ़ तरीके से संविधान सभा की मांग को उठाना चाहिए। इसके बाद की क्रोनोलॉजी देखिए आप, 1934 के बाद में 36, 38, 40 दो साल का गैप आ रहा है, 42, 44। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 1934 से 44 तक दो साल का गैप आ रहा है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें हुई। 1936 और 1938 में 36 में लखनऊ और 38 में हरिपुर में कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया कि भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए उनकी खुद की प्रतिनिधि सभा यानी संविधान सभा के निर्माण का अधिकार है। जैसा कि उस समय आत्मनिर्णय का सिद्धांत काफी प्रचलित था पूरे विश्व में, तो कांग्रेस ने कहा कि हमें हमारा संविधान हमको बनाना है। अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसको एक तरह से स्वीकृति दी गई। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों को अधिकार है कि वे अपना संविधान खुद बना सके। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, इसलिए जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने घोषणा की कि वर्ल्ड वॉर के पश्चात में हम व्यवस्था करेंगे कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाए। लॉर्ड लिनलिथगो जो उस समय वायसराय थे, इनके संबंध में आप देखेंगे 1935 के एक्ट से पहले जो प्रवर समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। यहाँ 1940-1939 के आसपास ही सांप्रदायिकता का एक नए सिरे से विकास हुआ। जो सांप्रदायिकता लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन और मिंटो के समय में देखने को मिली, उसका दूसरा बड़ा घातक रूप हमें यहाँ 1940-1939 के आसपास मिला। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी सहमति के बिना कोई भी संविधान निर्माण का प्रयास यदि ब्रिटिश सरकार करती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी सहमति के बिना कोई भी प्रयास नहीं किया जाए, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी में इन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया कि हमारा एक अलग से मुस्लिम देश होगा पाकिस्तान, और द्विराष्ट्र सिद्धांत को वापस दोहराया। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलग अलग संस्कृति और अलग अलग सभ्यताएं रही है, दोनों का साझा रहना संभव नहीं है, एक साथ रहना संभव नहीं है। दोनों के अपने अपने महापुरुष रहे हैं जो परस्पर एक दूसरे के दुश्मन थे। जो महापुरुष मुसलमानों के लिए पूजनीय था उससे हिंदू दुश्मन मानते थे, और जिसे दुश्मन पूजते थे उसे मुसलमान दुश्मन जिसे हिंदू पूजते थे उसे मुसलमान दुश्मन मानते थे। इसलिए दोनों ही अलग अलग नस्ल, अलग अलग विचारधाराएं हैं जो एक साथ नहीं रह सकती है, इसलिए हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो यहाँ संविधान सभा की डिमांड के बीच में इन्होंने एक दबाव के रूप में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने ये लाहौर अधिवेशन किया था, क्या नाम से।
अब अगला कदम 1942 का क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि चूंकि फिलहाल तो लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई के बाद में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के बाद में हम आपके लिए अलग से एक संविधान बना देंगे। उसके बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदनों के सदस्य। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा। इसमें यह भी कहा गया कि यदि कोई प्रांत की 60% जनता नहीं चाहे तो वह प्रांत अलग कर दिया जाएगा। तो एक तरह से इसमें विभाजन के तत्व भी पाए जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि भाई ये कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला, ये दिवालिया बैंक के नाम, दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक है। अंग्रेजों की स्थिति युद्ध में खराब है, क्या पता अंग्रेज साम्राज्य रहे या नहीं रहे, अतः अंग्रेज खुद ही कमजोर हो रखे हैं। ये पोस्ट डेटेड, ये मतलब दिवालिया बैंक है, अंग्रेजी सरकार दिवालिया बैंक है जो हमें आगे की तारीख का चेक जारी कर रही है, पोस्ट डेटेड चेक जारी कर रही है। नेहरू की प्रतिक्रिया ये रही, नेहरू ने कहा कि क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि मेरे दोस्त है, वे शैतान का वकील बनकर आए हैं, शैतान का वकील, और शैतान की तरफ से प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ये प्रस्ताव विभाजनकारी है, स्वीकार योग्य नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया जिसको सीआर फार्मूला कहते हैं। सीआर फार्मूला कहता है कि मुस्लिम लीग हमारी आज़ादी की मांग का समर्थन करे, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आज़ादी की जंग लड़े, और मुस्लिम बहुल इलाकों में, उसके बाद में मुस्लिम बहुल इलाकों में या तो जनमत वयस्क मताधिकार के तरीके से या अन्य किसी तरीके से वहाँ पे जनता से राय ली जाए, और वो शामिल होना चाहे तो अलग से अपना विभाजन कर ले। तो सीआर फार्मूला मुख्यतः दो बातों में कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े, हिंदू मुस्लिम साथ साथ आज़ादी की लड़ाई लड़े, और मुसलमानों को एक तरह से इसने आज़ादी दे दी कि वो अगर कोई प्रांत अलग होना चाहे तो वो मुस्लिमों की तरफ से अलग से प्रांत बनाया जा सकता है। सीआर फार्मूला यानी आप यहाँ से देखेंगे 1934 से 1944, ये पूरी सीरीज 2-2 साल के गैप से चल रही है, 34, 36, 38। तो ये समझने का अच्छा तरीका है, 2 साल का गैप है। सीआर फार्मूला के बाद में अगली महत्वपूर्ण चीज हुई 1945 में। बुल्लाभाई देसाई थे एक कांग्रेस के नेता, और एक लियाकत अली थे मुस्लिम लीग के नेता। इन्होंने मुख्यतः ये कहा कि एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर हो। देसाई लियाकत योजना के पश्चात में लॉर्ड वेवेल जो कि उस समय वायसराय थे, वो बनकर आए। उन्होंने भारत के कई नेताओं से रायशुमारी की, अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिले। इनका उद्देश्य था कि एक इंटरिम व्यवस्था की जाए, एक अंतरिम व्यवस्था की जाए संविधान सभा के निर्माण तक। भाई संविधान सभा के निर्माण में तो समय लगेगा, तो उस समय तक पहले एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था कर ली जाए जिसपे सब लोग सहमत हो। अब इस अंतरिम सरकार में क्या था कि इसके लिए इन्होंने शिमला में सम्मेलन किया लंबा चौड़ा, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो पाई। मुस्लिम लीग ने इसका
सहयोग नहीं किया। मुस्लिम लीग हर एक काम में अड़ंगा लगाती रही, इसलिए ये योजना कारगर नहीं हो पाई। अगली महत्वपूर्ण योजना 1946 में 16 मई में कैबिनेट मिशन ने पेश की। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह था। इसमें इसके जो महत्वपूर्ण जो सदस्य थे उससे आप परिचित होंगे। पैट्रिक लॉरेंस इसके मुख्य सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस। चौथा सदस्य उस समय गवर्नर जनरल को भी इन्होंने बना दिया था। चौथा सदस्य गवर्नर जनरल हो गया। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना पेश की। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा बनी है। यह याद रखने की चीज है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? इसमें यह कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। लगभग 10 लाख सदस्यों के ऊपर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सदस्य चुना जाएगा। प्रांतों के लिए जो स्थान होंगे उनको चुनाव के लिए 3 भागों में बांटा जाएगा, सिख, मुसलमान और सामान्य। तो पहली चीज तो यह है कि ब्रिटिश प्रांतों से 10 लाख की आबादी के ऊपर एक सदस्य बनाया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो प्रांतों का चुनाव 3 टुकड़ों में किया जाएगा, सिख, मुसलमान और सामान्य। सभी वर्गों के उस संबंधित वर्ग के सदस्य अपने अपने सदस्य को चुनेंगे। तीसरा, देशी राज्यों से कैसे चुना जाए प्रतिनिधि? तो इसमें यह था कि देशी राज्यों से वार्ता के लिए एक समिति बनेगी और जो उनसे वार्ता करके और देशी राज्यों के जो राजा थे वे ही उनको मनोनीत करके भेजेंगे। यानी देशी राज्यों में चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। देशी राज्यों के सदस्यों को वहां के राजाओं द्वारा चुना जाना था। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही संविधान सभा का गठन हुआ। इससे पहले 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बना दी गई और बाद में माउंटबेटन योजना आई। तो संविधान सभा के स्वरूप में माउंटबेटन योजना से कुछ चेंज आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 2 सितंबर 1946 को बनी। इसकी व्यवस्था आप समझिए। अंतरिम सरकार क्या था? जो वास्तव में जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं पिछले समय से कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। 1935 में भी थी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद शुरू से ही चलती हुई आ रही है। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद आप देखोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट से चलती हुई आ रही है। इस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाए। मतलब इसमें सेनापति को छोड़ के बाकी सारे ही पद भारतीय लोगों को दिए जाए, भारतीय नेताओं को दिए जाए। यही अंतरिम सरकार थी। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष तो खुद हो गया गवर्नर। अध्यक्ष कौन रहा? गवर्नर। और अंतरिम सरकार का जो मुखिया था जवाहरलाल नेहरू, वो बनाया गया उपाध्यक्ष। अब इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य और उनका जो मंत्रिमंडल था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सवाल कई बार आते रहते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामलों का प्रभार दिया गया। वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री,
लियाकत अली खां वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। अब हम आते हैं वापस संविधान सभा पर। वापस आते हैं संविधान सभा पर। संविधान सभा का निर्वाचन, चुनाव कैसे हुआ? जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे, प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे उनको सिख, मुस्लिम और सामान्य 3 वर्गों से, उस संबंधित वर्ग से अपने अपने सदस्यों को चुन के संविधान सभा का सदस्य बना के भेजना था। तो प्रांतीय विधानमंडलों से जो सदस्य चुन के आए थे प्रांतीय विधानमंडलों में, उनको अपना अपना वर्ग का संविधान सभा का सदस्य चुनना था। तो इनके चुनाव हो गए थे 1945 के लास्ट और 1946 में इनके चुनाव हो गए थे प्रांतीय विधानमंडलों के। यानी कि जो संविधान सभा का निर्वाचक मंडल था वो 1946 के शुरू में कंप्लीट हो गया था। संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। अब संविधान सभा में क्या होना था, 389 कुल सदस्य होने थे, 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से, और 4 होने थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। उनके लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। कांग्रेस को 208 स्थान मिले और मुस्लिम लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए। इस संविधान सभा में तत्कालीन समय में महात्मा गांधी को छोड़कर लगभग सभी बड़े बड़े व्यक्ति शामिल थे। एक बार हम महत्वपूर्ण जो सदस्य थे और उनके कौन से प्रांत थे इसके बारे में अवलोकन करेंगे। इस संबंध में भी सवाल आते रहते हैं। तो जो सदस्य थे, इंपॉर्टेंट सदस्य थे, वो कहाँ से चुनकर आए थे, जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो कहाँ से चुनकर आए थे, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आप नोट कीजिएगा। अंबेडकर बंबई से, वल्लभ भाई पटेल बंबई से, नीलम संजीव रेड्डी जो कि बाद में राष्ट्रपति बने वे मद्रास से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, H.C. मुखर्जी जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने वे भी पश्चिम बंगाल से, जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से, गोविंद बल्लभ पंत और अब्दुल कलाम आज़ाद भी संयुक्त प्रांत से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने वे बिहार से। तो ये जो महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनके संबंध में आपको याद रखना है। संविधान सभा कैसे कैसे चली इसको हम समझते हैं। संविधान सभा गठित होकर आई। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, जो वर्तमान संसद थी हमारी सेंट्रल विस्टा से पहले, वर्तमान संसद थी सेंट्रल विस्टा से पहले, उसका जो सेंट्रल हॉल है उसमें शुरू हुआ। पहले दिन आचार्य कृपलानी ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को
पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव मुख्यतः वही है जो हमारी संविधान की उद्देशिका है। अब संविधान के अलग अलग भागों का निर्माण करने के लिए उनसे संबंधित समितियों का गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है संविधान सभा के अलग अलग संविधान के खंडवार, संविधान के जो अलग अलग खंड थे उनके संबंध में अपनी अपनी एक्सपर्ट कमेटियां गठित की गई। इन कमेटियों में सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण है वह प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके संबंध में हम सभी जानते हैं कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इससे पहले आप समझेंगे कि संविधान का एक कच्चा प्रारूप, संविधान के जो विधिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने कई देशों की यात्राएं उस समय की थी, यूरोप की इनकी, तो उससे पहले उन्होंने एक कच्चा प्रारूप संविधान सभा में पेश किया था। लेकिन संविधान के प्रारूप की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन करना था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, सदस्य थे 6 अन्य सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर आते हैं N माधव राव। ये क्या है, BL मित्र की जगह पर आए थे। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। फिर आते हैं अंतिम सदस्य TT कृष्ण माचारी। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद अपनी जगह ली थी, यानी TT कृष्ण माचारी से पहले DP खेतान थे। प्रारूप समिति के बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण समितियां थी वे इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों की एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी। तो मौलिक अधिकार मूल समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी। संचालन एवं प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी राज्यों से वार्ता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नीति निर्देशक तत्वों संबंधी समिति तेज बहादुर सप्रू। राष्ट्रीय ध्वज एडहॉक कमेटी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसमें कुछ कंफ्यूजन कई किताबों में मिलेगा, इसको झंडा समिति बोलते हुए कई जगहों पर इनके अध्यक्ष JB कृपलानी का भी नाम आता है, लेकिन अलग अलग किताबों में इस पे थोड़ा सा अलग अलग तथ्य आ रहे हैं, लेकिन आप सेफली इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज एडहॉक कमेटी थी ये, राष्ट्रीय ध्वज एडहॉक कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब एक अल्पसंख्यक समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे S वारदाचारियार। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे क्या प्रोसीजर चलता है कि जो प्रारूप समिति थी उन्होंने एक कच्चा प्रारूप बनाकर विस्तृत रूप से उसमें कई चीज़ों का उल्लेख करते हुए और लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हुए फरवरी 1948 में जनता के सामने पेश कर दिया। फरवरी 1948 में संविधान सभा के सामने पेश कर दिया और संविधान सभा ने इसको जनता के सामने प्रकाशित किया, आम लोगों के
चर्चा और सुझाव देने का आह्वान किया। आम लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों को संकलित करते हुए प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया। तत्पश्चात अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया। इस प्रारूप पर पहला वाचन तभी से ही शुरू हो गया। जो प्रारूप पेश हुआ 14 नवंबर 1949 से ही नवंबर 1949 से ही इस पर तीसरा वाचन शुरू हो गया और इसको 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया, जिस पर अध्यक्ष व सदस्यों के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो हम देखते हैं कि ये जो संविधान सभा थी, इसके 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को जो प्रारूप समिति द्वारा पेश प्रारूप था उसको पास कर दिया। तो यहीं पर ही हमारे संविधान का निर्माण हो जाता है। संविधान के कई प्रावधान इसी दिन लागू हो गए। तो इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। इस बीच हम देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा अलग अलग समय पर अधिवेशन किए गए। संविधान सभा के अधिवेशनों में जो महत्वपूर्ण काम हुए उसको आप नोट कीजिएगा। ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये नया सवाल है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम कौन से अधिवेशन में हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, दूसरे अधिवेशन में समितियां बनी, तीसरे अधिवेशन में समितियों ने अपना प्रतिवेदन पेश किया, चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, पांचवां अधिवेशन की अवधि थी 14 से 30 अगस्त, जिसमें हमारी देश को आज़ाद किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, तो ये 5वां अधिवेशन है। 7वें अधिवेशन में पहला वाचन हुआ संविधान पर, 10वें में दूसरा और 11वें में तीसरा वाचन हुआ। संविधान के इस प्रकार से 3 वाचन हुए। अब है कुछ किताबों में 11 अधिवेशन दिए गए हैं, लेकिन एक 12वां अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रगीत को अपनाया गया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 12 अधिवेशन थे। अब जो बीच में कुछ महत्वपूर्ण काम किया संविधान सभा ने, उनको भी देखना जरूरी है। बीच में जो महत्वपूर्ण काम किए वे ये थे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसी बीच आप देखेंगे कि हमारी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया था और कई कानूनों का निर्माण किया। जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जब अंतरिम संसद के रूप में बैठक होती थी तो जीवी मावलंकर को स्पीकर नियुक्त किया गया था। जीवी मावलंकर को स्पीकर नियुक्त किया गया था।
संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था। उस दिन जनगण को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू ने रखा और समर्थन सरदार पटेल ने किया। और उसी दिन जो माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल समाप्त माना गया। 24 जनवरी 1950 को यह महत्वपूर्ण काम हुआ, और 24 जनवरी 1950 ही संविधान सभा का अंतिम दिन था। उस दिन संविधान सभा का समापन हो गया। संविधान सभा के पटल पर संविधान की 2 प्रतियां अंग्रेजी में, 1 प्रति हिंदी में रखी गई। उस दिन संविधान सभा का समापन हो गया, और 24 जनवरी 1950 को ही वह जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित हो गई, जब तक पहला लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और कुल रुपये 63,96,729 खर्च हुए। इस प्रकार संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सिलेबस प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चंस इनको मूल्यांकन करते हुए अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। सिलेबस का प्रथम पॉइंट जो था, मैंने बताया आपको, पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इन वीडियोज के माध्यम से, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का 90% से भी ज़्यादा पोर्शन कवर करेगा ये, इस टॉपिक से जो आएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप जो तैयारी करें वे ऐसे करें, इंक्लूसिव, सभी चीज़ों को शामिल करते हुए। ज़्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब में और ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में एक सरसरी तौर पर जल्दबाजी में बता दिया जाता है। आपको किसी भी तैयारी के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी है। एक आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यूट्यूब पे आप देखेंगे कई सारे वीडियोज आते हैं, कई सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। किताबों में भी कई सारी किताबें आती हैं, और आपका जो दिमाग है वो कंसेप्ट बनाने के बजाय, उस कंसेप्ट को समझने और बनाने के बजाय कंसेप्ट को उलझा देता है। जो भी फैक्ट्स है आप उसको चेक कर सकते हैं, एक स्रोत से नहीं, विभिन्न स्रोत से आप चेक कर सकते हैं। किसी बुक में कोई गलत तो नहीं दिया हुआ है, किसी यूट्यूब वीडियो में किसी टीचर ने गलत तो नहीं पढ़ाया है। फैक्ट को आप अलग अलग फैक्ट चेक कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से। लेकिन जो मैंने अभी समझाया आपको, ऐसे आप एक कंसेप्ट बनाएंगे अपने माइंड में, और छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया, आप इसके नोट्स बनाइए। अब आगे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, उनके नोट्स बनाइए। इस तरह से आप पॉलिटी नहीं, बाकी जब सभी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, सभी की आप इस तरह से तैयारी करोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप 90% पेपर को सोल्व कर लोगे। और परीक्षा की तैयारी के बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा।
इससे पहले मैं थोड़ा आपको आज एक महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये चैनल अभी शुरू हुआ है और एक बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है, उन्होंने शुरू किया है बाल कल्याणम। ये एक चैरिटी संस्था है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम आप अभी तक परिचित नहीं होंगे, राजेंद्र अहलावत। मैंने राजस्थान स्टेट सर्विस, यूपीएससी मेंस, जुडिशरी कई सारे एग्जाम दिए हैं। प्रेजेंट में मैं जुडिशरी में हूँ। मैंने लगभग 15 एग्जाम दिए होंगे, 15-16। कुछ में मैं पास हुआ, कुछ में मैं अंतिम तौर से चयनित हुआ, कुछ में इंटरव्यू तक गया, कुछ में मैं प्री में ही फेल हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे सफलता और असफलता दोनों का अनुभव है। आदमी जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसको असफलता का भी अनुभव नहीं होता है। हर एक फील्ड में सफल होता हुआ आदमी भी वो चीज़ें नहीं सिखा सकता जो असफलता उसे सिखाती है। तो सफलता और असफलता दोनों का अनुभव होने के कारण मैं आपसे यही एक इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करे, कोई भी टॉपिक पढ़े, पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरी जिज्ञासा जगाते हुए आप जिज्ञासा जगाइए कि अच्छा संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ। अब एक पॉइंट छूट गया मेरे से, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, इस बाबत आपको बता दूं 15 सदस्य थी। तो इस प्रकार से आप जिज्ञासा जगाइए। तो ये अंतिम बिंदु भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। इसमें भी कुछ किताबों में भिन्नता आ सकती है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे मान लो एक सदस्य चुनकर आया, वो एक्सपायर हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया, तो उसके बाद में वापस उसकी जगह चुनाव हुए तो वहाँ कोई महिला चुनकर आ गई। तो ऐसे करके इनमें भी डिफरेंस आएगा किताबों में। लेकिन इसका जो फिगर है, टोटल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें मुख्यतः हम नाम लें तो सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से, विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से, सरोजनी नायडू बिहार से और हंसा मेहता बंबई से चुनकर आई थी। तो आप सबसे एक और छोटा सा फेवर चाहूँगा, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज मिल सके। धन्यवाद।